हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, शानदार। सो वेलकम टू आवर चैनल कपिल कॉमर्स क्लासेस। एंड आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और उसे शेयर भी कर दीजिए। राइट, चलिए हमारा टॉपिक है, हमारे सब्जेक्ट का नेम है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे हमें पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना, तो मैं कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे अगर आपने अभी तक बुक भी नहीं खोली है तो आप इजीली आप उसे कर भी पाएंगे, है ना, और पास भी हो जाएंगे। चलिए, तो हर एक यूनिट में से मैं एक एक जो मेन मुझे लग रहे हैं कि जिनसे आ सकते हैं वो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको 4-5 स्टेप्स में इसको करवाऊँगी, जिससे आप लोग भी इजीली आप इसको कवर कर पाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का आज मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ। चलिए, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मटीरियल लॉसेस अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। चलिए देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। मटीरियल लॉसेस ऑफन अकर्ड इन द कोर्स ऑफ रिसीविंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग and using of materials. There is always a difference between the quantity of materials purchased and the material content of the final output. जैसे हमें पता है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना ही होगा कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जनरली प्रोडक्शन में हमें लॉसेस होते ही है ना, क्योंकि जो आप जो भी आउटपुट आप उसमें डालते हैं और जो उसका इनपुट आप जो भी डालते हैं उसका आउटपुट जो भी निकलता है उनमें डिफरेंसेस होते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। मतलब आपकी लापरवाही की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब नेचुरल रीजंस होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन है जिसका नेचर ही ऐसा है कि वो ख़राब हो जाएगा या लॉसेस में चला जाएगा। जैसे अपन पेट्रोल का अगर एग्जाम्पल लें तो पेट्रोल का क्या होता है, हमें पता है कि वो उड़ेगा ही, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस ये कर सकते हो कि जितना हो सके वो लॉस क्या हो, कम हो। बट हम ट्राई क्या करते हैं कि वो हमारा लॉसेस ना हो, बट कि उसका नेचर तो क्या है कि वो इवेपोरेट होगा ही। इट्स इज नेचर, तो इट्स इज कॉमन फॉर दी एवरीवन। हर एक के लिए क्या ये कॉमन है, हमें पता है कि पेट्रोल उड़ेगा तो उड़ेगा ही, सोप है वो सूखेगा तो सूखेगा ही। तो किसी का अगर नेचर ऐसा है तो उसके लिए हम फिर कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारे हाथ में क्या है कि हम उस लॉस को मिनिमाइज कर सकें। तो हमारा टॉपिक भी यही कहता है मटीरियल लॉसेस का। क्या कहता है मटीरियल लॉसेस? मटीरियल लॉसेस ऑफन अकर इन दी कोर्सेज ऑफ रिसीविंग, जैसे रिसीव करते टाइम हो गया, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग के टाइम पे, यूजिंग ऑफ मटीरियल। मतलब इसमें से किसी भी टाइम पे आपको मटीरियल का लॉस पॉसिबल हो सकता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं इसमें अपन। अब इसमें कुछ एक टाइप के लॉसेस हैं, कौन कौन से हैं वो बता देती हूँ। इसमें 5 टाइप के लॉसेस मैंने बता रखे हैं, और आपके चैप्टर में भी 5 टाइप के लॉसेस ही हैं। दैट इज वेस्टेज, फर्स्ट इज वेस्टेज, देन स्क्रैप, देन स्पॉइलेज, डिफेक्टिव एंड ऑब्सोलेंस। कई बार ये चीज़ें हमें क्या करती है, सिमिलर ही साउंड करती है ना, एक जैसी लगती है हमें, बट देयर इज अ डिफरेंस अमंग देम। मतलब हर एक में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा क्या है, डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट अपन देखते हैं वेस्टेज। वेस्टेज क्या है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ मटीरियल विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, इशूइंग, लीकेज, इनएफिशिएंट हैंडलिंग, फायर, लॉस इन प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो ड्यू टू श्रिंकेज एंड इवेपोरेशन। मतलब इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है आपके वेस्टेज का। हैंडलिंग के टाइम पे हो गया, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपन ने कोई भी अगर अपने माल परचेज किया है ना, तो आप कंधों पे तो लाओगे नहीं, उनको उठा के लाओगे नहीं, है ना। उसके लिए क्या ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है ना। अब ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं कई लोग, ले भर ऐसे भरते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उसको लोडिंग करते टाइम क्या होता है, कुछ एक मटेरियल आपका क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाती है, खराब हो जाती है।
है ना, तो दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे, इशूइंग के टाइम पे, लीकेज के टाइम पे, इनएफिशिएंट हैंडलिंग के टाइम पे, फायर, लॉस इन प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन के टाइम पे, श्रिंकेज हो गई, श्रिंक हो गई। जैसे कई बार होता है ना, कपड़ा आपका ऐसा है कि अब जैसे आप अस्तर लेके आओ, अगर किसी के बिजनेस हो अगर इस टाइप का, तो अगर वो कॉटन का अगर अस्तर लाते हैं तो उसको भिगो देते हैं, क्योंकि उसको पता है, मतलब उसका नेचर ही ऐसा है कि वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, और फिर उसको लगाते हैं। एक बार उसको धोने के बाद लगाया जाता है, डायरेक्ट नहीं लगा जाता, क्योंकि पता है उसका नेचर कि वो श्रिंक हो जाए। तो वो भी क्या एक तरह से वेस्टेज ही है। एंड इवेपोरेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पेट्रोल का एग्जाम्पल, ये वो भी क्या होता है, उड़ जाता है। तो ये सब किसका पार्ट है, आपके वेस्टेज का पार्ट है ना। अब ये भी दो तरीके से होते हैं, जैसे फर्स्ट आ गया आपका इनविजिबल। इनविजिबल में एन इनविजिबल वेस्ट इज दैट वेस्ट विच कैन नॉट बी सीन। इनविजिबल है तो दिखेगा भी कैसे, है ना, तो वो क्या है, इनविजिबल है, जो कि आपको नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्ब, इवेपोरेशन और श्रिंकेज ऑफ द मटेरियल। इन सब में क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका लॉसेस हुआ है, बट एक्चुअल में लॉसेस तो हुआ ही होता है। पेट्रोल में ले लो, चाहे आपके उसमें कपड़े में देख लो, कपड़े का तो कई बार जो श्रिंक हो जाता है ना, कई बार पता भी नहीं चलता है। अगर आप उसको मेजरमेंट करोगे तब पता चलेगा कि इतना हमारा ये मटेरियल श्रिंक हो गया है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से इनविजिबल वेस्टेज है। सेकंड विजिबल वेस्टेज। अब विजिबल से हमें नेम से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, विजिबल है। अब विजिबल वेस्टेज इज दैट विच कुड बी सीन एंड इज बाउंड टू अराइज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल और जॉब। मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल का नेचर ही ऐसा होता है कि वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है उसमें से। ऑपरेशन और प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल कोल इज कन्वर्टेड इनटू डस्ट। कोल क्या हो गया, डस्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब चूरा चूरा हो गया, तो ये उसका नेचर है। अब वो खराब हो गया, गिर गया, तो वो क्या है, आपके लिए वेस्टेज है, कुछ नहीं हो सकता उसका, है ना। ऐसे ही ऐश इन द कॉफी इंडस्ट्री या कोक इंडस्ट्री, यहाँ पे इसको कोक इंडस्ट्री कर लेते हैं। ऐशेस क्या हो गया, एक तरह से जो राख है। कई बार किसी चीज़ की अगर राख हो जाए तो वो भी क्या है, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट में, क्योंकि आप उसका भी कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, विजिबल सॉरी इनविजिबल एंड विजिबल वेस्टेज, दोनों ही क्या है, वेस्टेज के पोर्शन है, ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रैप। अब स्क्रैप क्या है, स्क्रैप इज अ विजिबल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ये भी क्या है, विजिबल है, ऑफ मटेरियल हैविंग स्मॉल वैल्यू। इसकी भी क्या होती है, वैल्यू स्मॉल होती है ना। कई बार अपन ने, जैसे अपन ने प्रोसेस के चैप्टर में भी देखे होंगे, जैसे मैंने कराया है कपिल कॉमर्स क्लासेस में, एप्लीकेशन में जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, अपन ने सारे टॉपिक कवर किए और उसमें हमने अच्छे से बताई है ये चीज़ कि कैसे आप किसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर हर एक टॉपिक को इतना अच्छे से समझाएं कि आप लोग उसको इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या है, क्या बताया है प्रोसेस अकाउंट में कि किस तरह से हमारा स्क्रैप होता है। तो हमारी यूनिट्स क्या हो जाती है, रेट पर यूनिट इंक्रीज हो जाती है। यूनिट्स तो डिक्रीज होती हैं, लेकिन रेट पर यूनिट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस का भी खर्चा आप किससे लोगे, कंज्यूमर से। आप खुद बेयर करोगे क्या, नहीं। कोई भी खुद एक्सपेंसेस या लॉसेस खुद बेयर नहीं करता है, वो किससे चार्ज करता है, कस्टमर से। बेचारे का नाम ही वही है कस्टमर, कष्ट से जो मरे। हर एक चीज़ कौन बेयर करेगा, कस्टमर करेगा, है ना। तो अगर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है तो उसे अपन सेल करते हैं, अदरवाइज स्क्रैप आपके पास वैसे ही पड़ा रहता है। क्योंकि कई बार होता है जैसे रद्दी बिक जाती है। अब जैसे मान लो किसी कपड़े की अगर ये बनाने का बुटीक वगैरह का अगर काम है, तो वहाँ पे इतनी कतरनें आती हैं, वो स्क्रैप है वो। अगर वो बिक जाती है थोड़े, मतलब 2-4 रुपए में बिकती है, तो क्या करेंगे अपन, उसको बेच देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो क्या है, स्क्रैप है, हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, कहीं पे भी यूज़ नहीं आएगा उसका, मतलब हमारे लिए। दूसरे के लिए क्या, वो किसी भी चीज़ में आ सकता है। कई लोग तो उसकी दरी बना देते हैं। हमारे लिए तो स्क्रैप है, लेकिन उस सामने वाले क्या हो सकता है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है। तो इट डिपेंड्स करता है ना, इट डिपेंड्स।
इसमें देखते हैं इट रिप्रेजेंट फ्रेगमेंट्स एंड रेमनेंट्स ऑफ मटेरियल, मतलब जो टूट फूट हो जाती है, खराब हो जाती है ना, वो चीज़ को क्या हो जाती है एक तरह से मटेरियल दैट आर लेफ्ट फ्रॉम ए सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी क्या हो जाती है, टूट फूट जाती है, बेकार हो जाती है, उन्हें क्या मानेंगे अपन एक तरह से, जैसे इसको कहते हैं अवशेष बच गए, फ्रेगमेंट्स मतलब एक तरह से अवशेष, कि कुछ एक आपके लास्ट में रह गया। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया ना आप लोगों को कि आपको बुटीक में अगर आपका है, आपके कुछ भी ऐसे ड्रेसेस हैं तो वो क्या हो जाएंगी आपकी कटिंग के बाद, क्योंकि हर एक चीज़ में है ना, हर एक कपड़ा यूज़ में नहीं आता है, या पूरा अपन 1 मीटर का अगर कपड़ा लाते हैं तो पूरे 1 मीटर थोड़ी ना लगता है, उनमें से साइड में क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है, तो वो कतरनी क्या है, वो स्क्रैप का पार्ट है। क्लियर? अब इसमें भी क्या है, कुछ एक तरीके से बता रखे हैं, जैसे लेजिटिमेट और रेगुलर स्क्रैप। रेगुलर स्क्रैप जैसे सच स्क्रैप इज प्री डिटरमाइंड और एंटिसिपेटेड इन एडवांस ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। जैसे हमें पता है कि हमारी कतरनें निकलेंगी ही निकलेंगी, तो ये हमारी क्या कहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस कहते हैं। हमें पता है कि इतना हमें लॉस होगा, जैसे अपन ने अगर प्रोसेस का अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा है तो उन्हें आइडिया होगा ये चीज़ का कि हर एक का क्या होता है, लॉसेस डिसाइडेड होता है, कि हमें पता है कि 5% का हमें लॉस होगा, और इसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल लॉस कहते हैं। अगर इससे ज़्यादा होता तो वो एबनॉर्मल लॉस, इससे कम होगा तो एबनॉर्मल गेन। अब इससे नेक्स्ट वाले यूनिट में मैं ये प्रोसेस वाला ही करवाऊंगी आप लोगों को, जो 3rd यूनिट है उसमें, है ना। तो ये क्या है, आपको पता होता है आपके पास एक्सपीरियंसेस से, कि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ही समझता है, सीखता है, लर्न करता है। तो जब वो चीज़ें सीखेगा तब उसको पता चलेगा, हाँ मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा था, या यहाँ पे मैंने अपनी मिस्टेक करी है, या मुझे पता है कि मुझे इतना लॉस होगा, यहाँ पे मेरे को ये चीज़ इफेक्ट करती है ना। तो ये इंसान कहते हैं ना कि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि वो भी क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, कि हमें पता है कि इतना लॉस हमें यहाँ पे होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, रेगुलर स्क्रैप। एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से होते हैं, उनका कोई भी एक्शन या डिसीजन हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो अपने डिज़ाइनिंग चेंज कर लेते हैं, भाई आउटडेटेड भी हो जाए डिज़ाइन आपकी, तो वो क्या कर लें, डिज़ाइन चेंज कर लें, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जाए, मेथड, प्रोडक्शन के मेथड में डिफरेंसेस कर लें या चेंज कर लें। होता है ना कई बार कि नहीं मेरे को ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रोसेस से नहीं इस प्रोसेस से निकालेंगे। अगर आपको मान लो कोई खाना बनाना है, आपकी मम्मी कहेगी कि नहीं अपन तो कढ़ाई की जगह कुकर यूज़ में लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से बनेगा, या कुकर में अगर बना रहे हो तो नहीं कढ़ाई में बनाएंगे, इसमें ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आएगा, है ना। तो कई बार चीज़ें अगर अपन चेंज कर लेते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं या स्क्रैप हो जाता है। डिफेक्टिव स्क्रैप, सच स्क्रैप रिजल्ट्स फ्रॉम पुअर और इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और बैड वर्कमैनशिप और डिफेक्ट इन मशीन, नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। मतलब कहीं ना कहीं आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे या फिर मतलब रॉ मटेरियल सही नहीं है, या फिर आपने हैंडलिंग सही नहीं की, मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, कई बार होता है ना, ज़रूरी नहीं कि है ना अपन में ही प्रॉब्लम, मशीन भी तो बिगड़ जाती है कई बार, वो भी कहती है कि नहीं मैं तो काम नहीं करूँ, है ना। उस केस में भी आपको लॉस हो जाता है। कई बार मशीनरी अपन, जैसे कई बार आप लोगों को मतलब जैसे फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं अपन, है ना, तो फ़ोटोकॉपी वाला फ़ोटो को अंदर गई, कई बार इतनी ब्लैक एंड वाइट और इतनी कैसी आती है, तो ये किसकी मिस्टेक होती है, मशीन की मिस्टेक होती है। तो वो पेपर क्या एक तरह से स्क्रैप ही तो है, अब वो किसी के यूज़ आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो ये इस टाइप के मतलब चीज़ें क्या होती है आपके डिफेक्ट्स में आ जाती है, डिफेक्टिव स्क्रैप, कि कई बार मशीन बिगड़ गई, नहीं काम करना, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो जाता है, आपको स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पॉइलेज। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए थे, वेस्टेज एंड स्क्रैप। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या है, स्पॉइलेज इज द प्रोडक्शन दैट फेल्स टू मीट क्वालिटी और डायमेंशनल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट
It occurs when goods are damaged in the course of manufacturing process but are noticed at the end of production cycle when the unit produced or tested for quality standard by the expert. कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है, प्रोडक्शन हो रहा है अंदर ही अंदर, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और फिर लास्ट में जब हमें पता चलता है, जब हमारे एक्सपर्ट्स देखते हैं या फिर कोई भी उनको चेक करता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें क्या हो गया है, डिफेक्ट हो गया है, या जिसको अपन कह सकते हैं स्पॉइलेज की कंडीशन, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन होती है कि एक तरह से वो फाइनल गुड होता है, फिनिश गुड्स होता है, जिसमें चेंजेस की कोई चांसेस नहीं होते। जैसे अगर कोई कप है ना, अगर मान लो वो टेढ़ा हो गया या फिर कहीं से वो टूट गया या कहीं से उसे कोई मान लो कोई डिज़ाइन ही चेंज हो गई, उसमें अगर फ्लावर की थी कुछ और ही डिज़ाइन बन गई, तो ये चीज़ें कब पता चलेंगी आपको, एंड में, जिसका आप क्या कर सकते हो, कुछ भी इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा डिफेक्ट है जिसका कोई इलाज नहीं है। कोई बेच दो वो बात अलग है, क्योंकि देखो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, फाइनल प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होती है उसकी कंपैरिजन में इसकी प्राइस बहुत कम होती है। आपके पास चांसेस ही नहीं होते हैं कि आप उसको उसी प्राइस में आप सेल कर सको, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है ही नहीं। अगर उतनी वैल्यू होती तो वो वेस्टेज या लॉसेस में थोड़ी ना काउंट होता है कि नहीं। अगर वो वेस्टेज या लॉसेस नहीं होता तो हम उसे फाइनल प्रोडक्ट की तरह अपन इसको सेल करते। अब उसमें मान लो डिफेक्ट है तो अपन जो हमारी एक्चुअल प्राइस है उसमें तो सेल कर नहीं सकते, है ना। तो ये किसका पार्ट होता है, लॉसेस का। और कौन सा लॉस है, स्पॉइलेज। एक तरह से कहते हैं ना, स्पॉइल कर दी मेरी सारी चीज़, खराब कर दी, वो चीज़। नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव्स आर सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्शन which are not according to the standard specification but can be rectified from at some cost of reworking when the cost of rectification is low। मतलब कि डिफेक्टिव वो है कि मतलब ड्यूरिंग द ये कह सकते हैं प्रोडक्शन हमें पता चल जाता है, we get to know about the losses, कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे अपन कोई ड्रेसेस वगैरह बना रहे हैं, है ना, तो बीच में ही हमें पता चल जाए कि ये तो 1 इंच ज़्यादा हो गई, या 1 इंच कम हो गई, या हल्की सी डिज़ाइन चेंज होगी, तो अपने पास चांसेस होते हैं कि अपन उसको क्या कर सकें, रेक्टिफाई करें। बट एक कंडीशन है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज लो। रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट क्या हो उसमें, लो हो, कम हो, तभी अपन उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर ज़्यादा होगी तो अपन क्या कहेंगे कि इसे छोड़, नया ही बना लेंगे, इससे बेटर तो इतने में तो नया ही आ जाएगा। होता है ना, कई बार हमारे पास फ़ोन होता है ख़राब हो जाता है, तो वो रिपेयरिंग करने वाला क्या कहता है 10,000 लगेंगे, तो वो सोचेगा कि छोड़ो रे 10,000 में तो मैं नया फ़ोन ले लूँगा, है ना। तो ये रेक्टिफिकेशन भी कब करते हैं, जब हमारी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है, और ये हमें पहले ही पता चल जाता है। तो स्पॉइलेज और डिफेक्टिव में यही डिफरेंस होता है कि स्पॉइलेज में तो लास्ट में पता चलता है, प्रोडक्शन के बाद, बट इन केस ऑफ डिफेक्टिव हमें ड्यूरिंग द कह सकते हैं प्रोडक्शन हमें पहले ही पता चल जाता है, वी गेट टू नो वाइल प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेट मटेरियल इज दोज मटेरियल विच आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू चेंज इन डिजाइन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। सम मटेरियल्स में बिकम ऑब्सोलेट, दिस लॉस अराइजिंग फ्रॉम ऑब्सोलेंसेस इन वैल्यूज आर एज अंडर। कई बार होता है ना कि आउटडेटेड हो गई है, सबसे ज़्यादा ड्रेसेस में होती है चीज़ें, फैशन इतनी जल्दी बदलता है ना कि आप सोच नहीं सकते। पहले के टाइम पे वो अजीब सी बॉटम वाली पर चलती थी, इसके बाद बीच में वो गायब हो गई। पहले के टाइम पे वेलवेट की का फैशन बहुत आया था, है ना, फिर बीच में वो गायब हो गया। तो फैशन इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ना, तो अपन उसको कह सकते हैं आउटडेटेड। अब मान लो किसी ने माल बहुत सारा बना रखा, बहुत सारा स्टॉक उसके पास रखा हुआ है, अब वो चीज़ हो ही आउटडेटेड गई तो लोग उसे लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो वो क्या एक तरह से आपके लिए लॉस है, मटीरियल लॉसेस है। तो वो किस में आ जाएगा, किस कैटेगरी में आएगा, वो ऑब्सोलेंसेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको सही करने का, आपने तो बना के रख लिया माल, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको रेक्टिफाई करने का, क्योंकि वो अब आउटडेटेड हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। अब इसमें क्या क्या, जैसे फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल।
if that material could not be used during the determined time duration. It is assumed that raw material has become obsolete for production. मतलब अगर उसको अपन टाइमली यूज नहीं करते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, रॉ मटेरियल आपका आउटडेटेड हो जाता है. आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपका रॉ मटेरियल की कंडीशन हो, WIP की कंडीशन हो या फिनिश गुड्स की कंडीशन हो. फिनिश आपके पास अगर बन के भी रेडी हो गया है और वो आउटडेटेड हो गया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको सेल करने. देयर इज नो ऑप्शन फॉर सेल. क्लियर? तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे सारे लॉसेस के पार्ट हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है. और ये जनरली हम लोग सुनते भी हैं, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है ना उसमें भी सुनते हैं कि हमें ये डिफेक्ट, हम अब कई बार जैसे अपन ले आते हैं ना डिफेक्टिव पीसेस भी ले आते हैं, अपन वापस दे देते हैं. तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हर एक ट्रांजेक्शन में अपन वही चीज़ यूज़ में लेते हैं या वही वर्ड यूज़ में लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है या उनमें डिफरेंसेस क्या है. तो ये डिफरेंसेस 5 मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए. ठीक है, चलिए अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अब ये तो बात थी कि क्या क्या लॉसेस हैं. अब अकाउंट्स में या अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली हम करते क्या हैं, यही तो करते हैं. अकाउंटिंग का काम ही यही है, रिकॉर्डिंग करना, एनालाइज करना, है ना. रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग. नॉर्मल रिकॉर्ड्स है तो नॉर्मल की करेंगे, अगर कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है तो कॉस्ट की करेंगे. तो वो क्या हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग. अब ये लॉसेस सारे हो गए तो ऐसा थोड़ी ना कि अपन लॉसेस को देख के खुश हो जाएंगे, देखते देखते खुश होंगे, होगा क्या? नहीं, उसको अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि हमें यहाँ पे ये लॉसेस हुए हैं. बिकॉज इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा लॉस होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं. कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जैसे हमने पता है कि पास एक्सपीरियंसेस से ही हम सारी चीज़ें सीखते हैं. अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं तो उस केस में आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब कैसे क्या क्या अकाउंटिंग होती है वो देख लेते हैं. सबसे पहले आता है वेस्टेज. वेस्टेज की क्या अकाउंटिंग होती है? द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द फाइनल आउटपुट. किससे रिकवर करते हैं अपन? फाइनल आउटपुट से. बिकॉज इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग दैट ऑल नॉर्मल एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरली इनकर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसका क्या होता है कि जो भी गुड्स यूनिट्स होती हैं उसमें से अपन क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं. जैसे हमारी 1000 यूनिट्स हमारी मैन्युफैक्चर हुई है और हमारी 50 यूनिट्स क्या हो गई है, वेस्टेज हो गई. तो उस वेस्टेज की यूनिट्स को अपन क्या करेंगे, हमारी जो गुड यूनिट्स हैं या फाइनल यूनिट्स हैं उनमें से ही क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे. क्योंकि एट द एंड ये है किसका पार्ट, हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है. हमारे प्रोडक्शन का जो भी हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी का ही पोर्शन है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमारे सारे ही जो भी हमारे यूँ कह सकते हैं फाइनल गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, सबका ही क्या होता है वहाँ पे ट्रांजैक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक. उसके बाद सेलिंग के ओवरहेड ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन का काम है ये ऑफिस तक ही होता है. इसके बाद सेलिंग का काम होता है, सेल करने का काम होता है. उसके बाद चेंजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. ठीक है, तो वेस्टेज का हम कहाँ पे करते हैं, फाइनल गुड्स में. सेकेंड आता है स्क्रैप. सॉरी, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप मे बी क्रेडिटेड. जो नॉर्मल स्क्रैप है रियलाइजेबल वैल्यू उसकी क्या है, उसको अपन कहाँ क्रेडिट करते हैं, कॉस्टिंग P&L में, लाइक एनी अदर इनकम. अगर कोई भी चीज़ जो भी हमारा स्क्रैप हुआ है, अगर उससे कोई भी चीज़ रियलाइज होती है, रियलाइज इन द सेंस सेल होती है, कोई भी मेरा स्क्रैप है, जैसे मेरी वो कतरन है सारी स्क्रैप है, अगर वो सेल होती है वैसे तो हमारे लिए वेस्टेज है, वो लॉसेज है. अगर कोई इसके 100 रुपये भी देता है तो मेरे लिए तो वो क्या है, इनकम का ही पार्ट है. तो उसको अपन क्या मानेंगे, एक तरह से इनकम मान की कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दें. ठीक है, द सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड और फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड. मतलब अपन को जो भी सेल्स वैल्यू
की जो भी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है या हमें मिल रही है, उसको अपन क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड में से लेस कर, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम ले लो या फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें से भी आप लेस करना चाहो, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, हमारी मटेरियल क्या हो गई, कम हो गई, है ना। जैसे यूनिट्स तो हमारी क्या होती है, रेट पर यूनिट तो बढ़ जाती है अगर हम उनसे सेल नहीं करते तो, लेकिन अगर सेल कर दिया है तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम तो उसको लॉस ही मान के बैठे थे, और कुछ मिल जाता है तो हमारे लिए प्रॉफिट का पार्ट है ना। इफ दिस कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जॉब और ऑर्डर, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच स्क्रैप शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम मटीरियल कॉस्ट ऑफ सच डिपार्टमेंट और जॉब। अगर किसी पर्टिकुलर जॉब या किसी डिपार्टमेंट या जॉब से रिलेटेड अगर कोई है ये एक्सपेंसेस या लॉस, तो उस रियलाइजेबल वैल्यू को अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या जॉब से ही उसको एडजस्ट करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी, तो अगर कोई लॉस बी डिपार्टमेंट में हुआ है तो उससे अगर कोई चीज़ भी हमें मिलती है, मतलब उस स्क्रैप से अगर हमें कोई चीज़ रियलाइज होती है या हमें सेल करने पे कुछ अमाउंट रिसीव्ड होता है, तो उस केस में उस अमाउंट को हम डिपार्टमेंट बी में से एडजस्ट करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और अगर कॉमन है तो कॉमन ही करेंगे हम इसको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? स्पॉइलेज में ईदर बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, 2 तरीके से होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। द ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइलेज इज द सेम एज दैट ऑफ स्क्रैप, मतलब किसकी तरह होता है इसका भी एडजस्टमेंट, स्क्रैप की तरह ही, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द स्पॉइलेज इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, मतलब किस टाइप का स्पॉइलेज है, नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल, मतलब हमारी गलती की वजह से हुआ है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हुआ है, ठीक है। इफ द स्पॉइलेज इज नॉर्मल, द कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इज बोर्न बाय गुड यूनिट ऑफ आउटपुट, जैसे अपन स्क्रैप में करते हैं, गुड यूनिट ऑफ आउटपुट से उसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वेस्टेज में। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, गुड यूनिट से उसको एडजस्ट कर लेंगे। भाई इसको कौन बेयर करेगा, गुड यूनिट ही करेंगी ना। 1000 में से अगर 50 यूनिट आपकी स्पॉइलेज हो गई, खराब हो गई, तो आपके कितने यूनिट्स रह जाएंगे, 950। कहाँ से एडजस्ट करेंगे हम उसको, फाइनल गुड्स से। इन केस ऑफ एबनॉर्मल स्पॉइलेज, द कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इज ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग P&L। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे अपन, अगर एबनॉर्मल स्पॉइलेज है तो कॉस्टिंग P&L में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। क्लियर? नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव में क्या होगा, चार्ज टू ए गुड प्रोडक्ट, दिस मेथड इज यूज व्हेन डिफेक्टिव रेक्टिफाई आर नॉर्मल। अगर नॉर्मल गुड्स है तो जैसे अपन ने ऊपर किया था, उन्हें कहाँ से एडजस्ट करेंगे, हमारे फाइनल गुड्स से, है ना, फाइनल गुड्स में से उसको एडजस्ट करेंगे। जनरल ओवरहेड, where the department responsible for a defective cannot be correctly identified, the rework cost charged to the general overhead। अगर हमें पता नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या कहाँ से रिलेटेड है वो, उस केस में अपन उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल ओवरहेड में। चार्ज टू डिपार्टमेंटल ओवरहेड इफ द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्टिव कैन बी रेक्टिफाई आइडेंटिफाई, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसको वहीं पे ही क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया। और अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से है ये, तो उस केस में हम जनरल ओवरहेड से उसको एडजस्ट करेंगे। क्लियर? और लास्ट आता है ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस में क्या होता है, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वजह से अगर आपके आउटडेटेड हो रही है तो उस केस में उसको क्या करेंगे, व्हेन द लॉस ऑफ रॉ मटेरियल lying to in store is normal and expecting the cost of other material is inflated। कई बार ऐसा होता है ना कि मटेरियल आप लेकर आए, है ना, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, जितना आपने नॉर्मल था और एक्सपेक्टिंग था वो क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। उस केस में आपकी मटेरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फ्लेटेड हो जाएगी। इन्फ्लेटेड मतलब प्राइस बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन वाली कंडीशन होती है जिसमें आपकी प्राइसेस क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती है। तो ये अपन वो ही करेंगे कि आपकी प्राइजेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी।
अमाउंट तो वही रहेगा लेकिन प्राइस क्या होंगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि यूनिट्स क्या हो जाएंगी उस कंडीशन में आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? लॉस ऑफ सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड आर्टिकल ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस, एनी अमाउंट स्पेंट ऑन सच फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज एबनॉर्मल एंड ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। अगर नॉर्मल है जब तो उसमें क्या करेंगे अपन, मटेरियल में से उसको एडजस्ट करेंगे, और अगर एबनॉर्मल है तो उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर। क्लियर? चलिए अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए मोस्टली सबका एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसीजर है। जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं वेस्टेज में, वेस्टेज में अगर अपन देखें सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल वेस्टेज का डिटर्मिनेशन करेंगे, देन एक्चुअल को कंपेयर करेंगे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से, देन प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल वेस्टेज एंड प्रेजेंट इट बिफोर द मैनेजमेंट एंड कंपेयरिंग एक्चुअल वेस्टेज विद द स्टैंडर्ड रेट एंड कंट्रोल करेंगे इसको। फिर अपन मीटिंग करेंगे फॉरमैन से और फिर कंट्रोल करेंगे। तो हर एक का इसमें क्या है, सेम प्रोसेस है, चाहे कोई सा भी आप ले लो। सबसे पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारा कितना लॉस हुआ है या कितना लॉस हो सकता है। देन हम उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल का, किससे, प्री डिटरमाइंड हमने कितना सेट किया था, क्योंकि हमें पता है कि इतना लॉस तो होगा ही, तो एक्चुअल में कितना हुआ है और हमने कितना डिसाइड किया था कि कितना प्री डिटरमाइंड था, उसके बेसिस में दोनों में क्या डिफरेंसेस है, वो आपके क्या होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं वेस्टेज रिपोर्ट की, मतलब जो भी वेस्टेज हुआ है उसकी एक रिपोर्ट रेडी करते हैं और उसे मैनेजमेंट को सौंप देते हैं, मतलब उनको प्रेजेंट करते हैं। देन कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेट से और स्टैंडर्ड रेट से कि कितनी हमारी एक्चुअल रेट थी और कितनी हमारी स्टैंडर्ड रेट थी। एंड देन हम कंट्रोल करने के लिए मीटिंग बनाएंगे कि हमें पता है कि इतना लॉसेस हमें हो सकता है, लेकिन उतना लॉसेस भी क्यों हो, हम क्या चाहेंगे कि हमारे लॉसेस क्या हो, मिनिमाइज, डिक्रीज हो, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, उसको एक मीटिंग रखेंगे जिससे हम उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये था वेस्टेज का। सेकंड आता है स्क्रैप। इसमें भी सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड को सेटिंग करेंगे, देन एक्चुअल को कंपैरिजन, देन वेरिएशंस, कितना वेरिएशंस आ रहा है, कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रेडी करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे हमें इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा लॉसेस है, इतना हमने लॉस एस्टिमेट किया था, इतना हमारे लॉस हो गया है। तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड हम लोग प्रिपेयर करेंगे फॉर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमें उनको प्रेजेंट करना होता है। देन स्क्रैप रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द टॉप मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट स्पॉइलेज। स्पॉइलेज में क्या है, एन अलाउंस ऑफ नॉर्मल स्पॉइलेज और रिजेक्शन शुड बी फिक्स्ड आफ्टर डीप स्टडी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एफिशिएंट वर्किंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, नॉर्मल स्पॉइलेज और रिजेक्शंस जो भी है उनको फिक्स करते हैं, या यूँ कह सकते हैं अपन सेट करते हैं, है ना। सेट करने के बाद एक्चुअल स्पॉइलेज और रिजेक्शन शुड बी कंपेयर्ड, कि एक्चुअल में कितना हमारा स्पॉइलेज है उसको कंपेयर किया हमने। देन एबनॉर्मल रिजेक्शन और स्पॉइलेज शुड बी शोन इन पीरियोडिकल रिपोर्ट। सेम वही प्रोसेस चल रहा है कि आपके जो भी आपके डिसाइड किया था पहले वो कैलकुलेट करो, एक्चुअल का कंपैरिजन करो, देन उसकी रिपोर्ट रेडी करेंगे, रिपोर्ट रेडी करने के बाद मैनेजमेंट को देंगे और फिर उसके बारे में जो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उनका अपन कंट्रोल करें। अकाउंटिंग ऑफ रिजेक्शन एंड स्पॉइलेज शुड बी मेड, नॉर्मल रेट ऑफ रिजेक्शन एंड स्पॉइलेज इज प्रीडिटरमाइंड, रिजेक्शन एंड स्पॉइलेज रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड देन एफर्ट शुड बी इमीडिएटली बी मेड। तो सबका सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी अब अगर अपन देखें डिफेक्टिव्स में भी, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बी डिटरमाइंड, एक्चुअल डिफेक्टिव अटेन्ड बी कंपेयर्ड। इन द केस ऑफ नॉर्मल डिफेक्ट्स इट शुड बी डिपिक्टेड, report of such production should be prepared separately, full detail of actual cost should be given, if
abnormal defects are there, then workers should be given reasonable incentives और proper training है to control. एक चीज़ और है इसमें कि अगर आपको लगता है कि कंट्रोलिंग के लिए मैनेजमेंट को या फिर जो हायर अथॉरिटी है उनको अगर लगता है ये चीज़ कि हमें लेबर को या जो भी उस पर्टिकुलर रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे. ठीक है. और लास्ट है डिफेक्टिव कैन बी कंट्रोल बाय मीन ऑफ टोटल एफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर इंस्पेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेंसेस. सम प्रोविजन शुड बी मेड टू डील विद ऑब्सोलेट मटेरियल. कुछ एक प्रोविजंस है जिनको अपन को क्या करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है. किसके लिए? ऑब्सोलेंसेस. कि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या हो, ऑब्सोलेट ना हो. तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको डेड स्टॉक ना बनाएं. एलिमिनेट फ्रॉम दी स्टोर रूम एट दी अर्लीस्ट. मतलब जितना आपके पास स्टॉक रखा हुआ है आप उसको ट्राई करें कि आप जल्द से जल्द निकाल सकें. डेड स्टॉक जितना कम होगा उतना ही आपको लॉसेस भी कम होगा. ऐसा नहीं है आप पूरा गोडाउन भर दें, या आपको पता है कि आपका इस टाइप का नेचर है कि कभी भी चेंज हो सकता है. भाई जहाँ पे हमें पता है कि भेड़ चाल चल रही है कि भाई चेंज होगा ही नहीं, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जब तक आप क्या कर लो, प्रोडक्शन कर लो. बट आपको पता है कि ये हमारा प्रोडक्ट पर्टिकुलर फैशन से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है और कभी भी चेंज हो सकता है. तो उस केस में आप ट्राई करें कि मिनिमम से मिनिमम अपना स्टोरेज रखें, या यूँ कह सकते हैं स्टॉक रखें. क्लियर. तो ये सारे आपके लॉसेस के पार्ट हैं. इसका अपन एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. ये रहा क्वेश्चन. इसको मैं आप लोगों को करके बताती हूँ कि किस तरह से इसका क्वेश्चन हो सकता है. एक मिनट. एक सेकंड रुकेंगे. इसका मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही समझा देती हूँ, इससे आप लोग इजीली इसको समझ पाएंगे कि किस तरह इसका हम एंट्री कर सकते हैं. है ना. बहुत इजी सा है क्योंकि लिफो फीफो हम कई बार पढ़ चुके हैं. है ना. तो इजी रहेगा इसको समझना हमारे लिए भी. इसको निकाल लेती हूँ मैं एक बार, इसका सॉल्यूशन भी. एक मिनट ये चालू हो जाए.
वैसे अगर आपको कोई भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ हमें यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू मैसेजेस, है ना। कोई भी आपको चैलेंज आ रहा है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे नहीं सॉरी मैसेज के थ्रू, मतलब यूट्यूब पे जो भी आपके मैसेजेस आएंगे आपको उसको रिप्लाई अपन हम लोग देंगे। हम लोग जितना पॉसिबल होगा हम उतना आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, है ना, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, राइट। ये रहा इसका क्वेश्चन, 1 मिनट, ये आ गया, स्टार्ट हो गया। ये देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल एक्स ड्यूरिंग ए मंथ ऑफ जनवरी। आपको क्या दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 200 यूनिट्स का, 20 पर यूनिट। रिसीप्ट्स आपको दिए हुए हैं, इश्यूज हैं, फिर रिसीव कर रहे हैं हम। एक वेस्टेज का पार्ट इसमें दिया हुआ है एज पर स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट 5 यूनिट्स, रिसीप्ट है, देन इशू है, देन शॉर्टेज भी है आपके पास एज पर स्टोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट एंड देन फिर से रिसीप्ट है, ठीक है। प्रिपेयर स्टॉक लेजर यूजिंग फीफो मेथड, चार्जिंग वेस्टेज एंड स्टोरेज एज फैक्ट्री ओवरहेड एंड इन्फ्लेटेड प्राइस। आपको फीफो मेथड यूज में लेना है, ठीक है। अब इसको भी 2 तरीके से निकाल रही है, फैक्ट्री ओवरहेड की तरीके से एंड देन इन्फ्लेटेड प्राइस की तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जगह पे क्या हुआ है, लॉसेज हुए, वेस्टेज हुआ है और एक शॉर्टेज हुई है, ठीक है। अच्छा, इसको स्टोर लेजर बनाने का रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हर एक की प्राइजेस क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर सिमिलर प्राइस होती, जैसे अगर मान लो मैंने हर बार मैं 100 रुपये का ही माल खरीद रही हूँ तो मुझे अलग अलग उसको रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट जितनी मैंने यूनिट्स ली है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और निकाल लूँगी कि मैंने टोटल इतनी परचेस की है या सेल कर रही है, जो भी सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन इज। बट अगर आपकी प्राइजेज में डिफरेंसेस हैं then you have to calculate your purchase price or balance through store ledger account। किसके थ्रू निकालेंगे अपन, स्टोर लेजर के थ्रू, क्लियर। चलिए अब सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस, इसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये आपका आ गया डेट, देन रिसीप्ट्स, देन इश्यूज एंड देन बैलेंस, ठीक है। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है, सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, 200 यूनिट्स का है, 20 की रेट है और 4000 हमारा अमाउंट है। ये सबसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमने रिसीव किया है 250 का माल, तो सबसे पहले अपन कहाँ लिखेंगे इसको, रिसीव में 250 की क्वांटिटी है, रेट 12 है, कितने का अमाउंट 3000, ठीक है। अब ओपनिंग में आपके पास था 200 यूनिट 20 रुपए का माल, आपने स्टार्टिंग में मतलब ड्यूरिंग द मंथ आपने और परचेज कर लिया, कितने का माल, 250 का माल आपने और परचेज कर लिया 12% की रेट से। तो अब आपके पास 2 तरह का माल अवेलेबल है, 200 इंटू 20 एंड 250 इंटू 12। टोटल आपके पास कितना माल अवेलेबल है, 7000 का माल अवेलेबल है ना। अगर आपके पास मान लो एक गोडाउन है, गोडाउन में आपके पास 100 तरह के माल हैं और सबकी प्राइसेस डिफरेंट है, तो सबको क्या करोगे, अलग अलग ही कैलकुलेट करोगे, एक साथ थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे।
कि हमारे पास 100 माल रखा हुआ है, इनकी एवरेज रेट इतनी है, मल्टीप्लाई कर, नहीं, हर एक की प्राइस क्या है, कम है, सॉरी डिफरेंट है, किसी की बहुत ज़्यादा है तो किसी की बहुत कम है, तो सबकी क्या करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आता है इशू। अब हमने 250 की क्या की है, इशू करी है यूनिट्स। हमारा मेथड कौन सा है, फीफो मेथड। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो ही पहले जाएगा। मतलब जैसे 3 पर्सन है, 3 पर्सन में से जो भी पहले आया, या फिर आप अगर मान लो अगर आप कोई मूवीज़ वगैरह देखते हो, है ना, तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पे क्यू में खड़े होते हैं और वो क्या करता है, जो सबसे पहले खड़ा है उसी को देगा, जो पहले आया उसी को ही देंगे। डॉक्टर के जाते हैं अपन, वहाँ पे भी अपन को क्या देते हैं, ये रिसिप्ट स्लिप दे देते हैं कि पहले आपका नंबर है, फिर आपका है, फिर आपका है, फिर आपका है, जो पहले आया वो ही जाएगा, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी पहले आएगा उसी को ही अपन पहले सर्विस देंगे। तो वैसे ही है यहाँ पे कि जो पहले बना है माल, पहले हम उसे ही निकालेंगे। तो हमारे पास 2 तरह का माल है, 200 का और 250 का। हम कितना निकाल रहे हैं माल, 250 की शेयर अपन इशू कर रहे हैं, है ना। तो अपन सबसे पहले कहाँ से लेंगे, 200 में से। 200 की यूनिट लेंगे, कितने की है, 20 रुपए के हिसाब से। इसके बाद 250 में से 200 यूनिट्स हमने ओपनिंग में से ले ली। अब हमें और कितनी यूनिट्स चाहिए, 50 यूनिट और चाहिए, जो हम किस में से लेंगे, सेकेंड यूनिट, मतलब 250 में से। 250 में से हमने 50 यूनिट ले ली, कितने की, 12 रुपए की। कितने की आ गई, 4600। अब हमारा बैलेंस कितना बचा, 200 का तो बचा ही नहीं, 250 में से भी हमने 50 यूनिट काम में ले ली, कितने की यूनिट्स बची, अब 200 यूनिट्स बची, कितने की, 12 रुपए के हिसाब से 2400। क्लियर है। सबसे पहले जो आएगा उसे हम पहले ही निकालेंगे, बाद में नहीं निकालेंगे, ठीक है। चल, इसके बाद आपको क्या कहता है, रिसीव किया हमने फिर से 200 यूनिट्स, तो यहाँ लिख लेंगे फिर से रिसीव में 200 यूनिट्स, 16 के हिसाब से 3200। अब हमारे पास फिर 2 तरह का माल है, 200 की यूनिट्स है जो कि है 12 रुपए की, फिर हमने 200 रुपए का और माल खरीद लिया, कितने का, 16 रुपए का, कितना आ गया, 5600, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टेज। अब आता है वेस्टेज। वेस्टेज का भी मैंने अपन ने अभी डिस्कस किया है कि अपन उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जो फाइनल आउटपुट है ना उसमें से उसको कम करते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड वाला ही मेथड है हमारा, जिसमें से क्या करेंगे हम, आपकी जो भी यूनिट्स हैं आप उन्हें कम कर दो, जितनी भी रेट की हैं वो। फीफो मेथड है तो हम क्या मान के चलेंगे कि ओपनिंग में से ही गया होगा, मतलब जो स्टार्टिंग में है उसमें से ही हमारा वेस्टेज हुआ होगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 तरह का माल है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि 5 रुपए का जो माल वेस्टेज हुआ है वो कहाँ से हुआ है, स्टार्टिंग के 200 में से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, और इसकी रेट कितनी है, 12 इंटू 12, कितने का माल गया आपके पास से, 60 रुपए का माल चला गया। अब कितने का माल बचा, 200 में से 5 तो गए, कितने बचे, 195, कितने की रेट, 12 की रेट, और जो सेकंड 200 रुपए का माल है, सॉरी 200 यूनिट्स का माल है, वो एज इट इज आ जाएगा, 200 इंटू 16, आपके पास कितने आ गए, 5510, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि वेस्टेज में पहले देखना मेथड कौन सा है, ये कौन सा मेथड है, ओवरहेड मेथड, फैक्ट्री ओवरहेड। इसलिए अपन ने क्या किया, इनकी यूनिट्स भी लिखी है और अमाउंट भी लिखा है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा मेथड या कौन सा आपको कैलकुलेट करवा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसीप्ट 250। अब फिर से हमने 200 मतलब 250 रुपये का माल परचेज किया है, कितने रुपए की रेट से, 20 रुपए की रेट से। अब हमारे पास 3 तरह का माल हो गया, एक तो 195 की वैल्यू 12 रुपए के हिसाब से, फिर 200 की यूनिट 16 रुपए के हिसाब से, और हमने 250 का माल और परचेज कर लिया, कितने की रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से। कितने का माल हो गया, 10,540 का, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हमने इशू किए 425 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स परचेज किए, 425। तो किस किस में से लेंगे, कौन सा मेथड है, फीफो मेथड है ना। कहाँ से लेंगे, पहले 195 पूरी की पूरी यूनिट्स 12 रुपए के हिसाब से,
इसके बाद 200 यूनिट पूरी की पूरी आ जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आएगा 395। कितने आ गई 16 रुपये के हिसाब से। अब हमें कितनी हमने टोटल परचेस करी है, सॉरी कितनी इशू की है 425, है ना। दोनों का डिफरेंस 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट क्या करेंगे अपन, लास्ट वाली यूनिट में से, मतलब 250 में से 30 यूनिट और क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। ठीक है, 20 रुपये के हिसाब से कितनी आ गई 6140। क्लियर। और हमारे पास कितने का माल बचेगा, 250 में से 195 और 200 की तो गई यूनिट्स, कितने की बची 250 की, है ना। 250 में से भी 30 यूनिट्स गई, तो हमारे पास कितनी बची 220 यूनिट्स बची हैं। कितने रुपए की, 20 रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्टेज, बता रहा है अब आपको कितनी यूनिट्स, 20 यूनिट। तो अपन क्या करेंगे, अब शॉर्टेज लिख लेते हैं। 20 यूनिट, एक ही तरह का माल है हमारे पास, तो 20 रुपए का ही आ गया। कितनी यूनिट्स, कितने रुपए की, 400 रुपये। 400 रुपये का शॉर्टेज हो गया। ठीक है। अब हमारे पास 220 में से 20 यूनिट शॉर्टेज हो गई, कितने का बैलेंस, 200 का बैलेंस। 20 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा, 4000। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, और 50 रुपये का माल रिसीव्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिसीव में लिखेंगे 50 रुपये, 24 रुपये के हिसाब से 1200। तो हमारे पास दो तरह का माल अवेलेबल हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि फीफो मेथड में जो सबसे पहले आया है हम उससे पहले ही निकालें। ठीक है। अब सेकंड मेथड इन्फ्लेटेड मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं सिर्फ वो डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है, और फिर इस चैप्टर को अपन यहीं पे, टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। देखिए, इन्फ्लेटेड मेथड मैंने आप लोगों को बताया था अभी। इन्फ्लेटेड मेथड में क्या होता है, प्राइजेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। रेट पर यूनिट एक तरह से मतलब इंक्रीज हो गई, अमाउंट वही रहेगा लेकिन रेट पर यूनिट क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। कैसे होंगी, जैसे अपन ने लास्ट वाले मेथड में तो क्या किया था, यूनिट भी लिखी थी और अमाउंट भी लिखा था। अब इस वाली कंडीशन में इन्फ्लेटेड प्राइस में हम ओनली यूनिट लिखेंगे, मतलब यूनिट जो हमारी वेस्टेज हुई है सिर्फ वो नहीं लिखेंगे, हमारी यूनिट्स कम हो जाएंगी, अमाउंट सेम रहेगा, और अमाउंट सेम रहेगा तो हमारी रेट पर यूनिट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे अपन यहाँ देखें हमारे, ठीक है, यहाँ तक की हो गई, ओपनिंग यूनिट्स आ गई, हमने 250 की और परचेज कर दी, फिर हमने इशू किया 250 की यूनिट्स। ये सेम सिमिलर वैसे ही है जैसे भी अपन ने ऊपर वाले मेथड में किया था। फिर हमने 200 का माल परचेज कर लिया, ये आ गया। ठीक है। अब हमने 5 रुपए की यूनिट को क्या किया है, वेस्ट कर दिया, मतलब 5 यूनिट हमारी क्या हो गई, वेस्टेज हो गई। हमारी पहले कितनी प्राइस थी, 1200 इंटू 200, सॉरी 200 इंटू 12 कितनी थी, 2400 थी, है ना। और इसकी कितनी थी, 200 इंटू 16, 3200, है ना। ऐसी थी 3200 प्लस 2400, इस तरह से आई थी आपकी, ऐसे ही आई थी 2400 और 3200। ये आपके पास दो यूनिट्स हैं। ठीक है। अब आपकी 200 यूनिट में से 5 यूनिट तो क्या हो गई, वेस्ट हो गई। पहले रेट पर यूनिट क्या थी आपकी, 12 रुपये थी, 12 रुपये थी, है ना। 200 इंटू 12, 2400 तभी आए थे। अब मैंने अपना कौन सा मेथड है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है। इसका मतलब कि आपकी जो अमाउंट है 2400 वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। रेट मतलब यूनिट्स क्या होंगी, वो भी फिक्स रहेंगी। 200 में से 5 आपके वेस्ट हो गए तो वो तो क्या है, फिक्स है, 195, है ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये देखिए 2400 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 195 से। तो अब हमारी रेट क्या हो जाएगी, 12.31। पहले कितनी थी, 12 थी, अब कितनी हो गई, 12.31।
इंक्रीज हो गई प्राइस, रीजन फॉर वेस्टेज। वेस्टेज के कारण हमारी क्या हो गई, रेट पर यूनिट इंक्रीज हो गई, है ना। तो इन्फ्लेटेड प्राइस में क्या होता है, आपकी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे अपन ने यहाँ किया, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे लास्ट वाली कंडीशन में, जो 20 रुपए की 20 यूनिट्स हमारी वेस्टेज हुई है ना, उसमें भी अपन सेम ऐसे ही करेंगे। कैसे करोगे, हमारे पास 220 में से 20 यूनिट्स चली गई, है ना, कितनी बची, 200 ही बची। तो यूनिट में तो चेंजेस होंगे नहीं, अमाउंट में भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब 44 की ही है वो, 4400 का ही माल है, या यूँ कह सकते हैं कि 4400 का ही मानेंगे हम। रीज़न, क्योंकि उसकी प्राइस हम इंक्रीज करेंगे, और प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे तभी तो उस लॉस को हम कस्टमर से बेयर कर पाएंगे। अगर आपने मान लो अगर इसकी प्राइस कम कर दी, मान लो 20 ही रख दिया यहाँ पे, है ना, 20 के हिसाब से अपन अगर मल्टीप्लाई करें तो 4000 का ही हो गया, तो बाकी के उस 400 रुपये का लॉस कौन बेयर करेगा भाई, कौन करेगा, अपन करेंगे नहीं, कस्टमर करेगा। जो भी लॉसेस होंगे वो कौन बेयर करेगा, कस्टमर करेगा। फर्स्ट वाले में तो हमने एडजस्ट कर लिया फैक्ट्री ओवरहेड के अकॉर्डिंग, उसमें एडजस्ट कर लिया, लेकिन इन्फ्लेटेड प्राइसेस में मतलब आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो गए, मतलब इस वाले मेथड में हम हमारी प्राइसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो वही हम उसी के हिसाब से माल बेचेंगे सामने वाले को, है ना। तो जब ये आगे आएंगी तब 200 की यूनिट्स अगर अपन मान लो जस्ट सपोज अगर निकालते हैं आगे, और अपन को क्वेश्चन दिया होता तो अपन 22 रुपये में ही निकालते फिर उसको, क्योंकि अब उसकी प्राइस क्या हो गई, 4400 के हिसाब से 4400 डिवाइडेड बाई 2000 कितनी हो गई, सॉरी 200, 22 रुपये हो गई, जो कि पहले कितनी थी, 20 रुपये थी। तो अगर अपन इशू करेंगे तो कितने में करेंगे, 22 में करेंगे। जो हमारी 20 यूनिट जो लॉस हो गई ना, उसको भी हमने रिकवर कर लिया, कैसे, बाकी जो अच्छी यूनिट्स है ना उनमें ही रिकवर कर लिया। भाई घर में जस्ट सपोज 5 एप्पल है, ठीक है, 4 लोग खाने वाले हैं, तो जो उनमें से मान लो एक एप्पल मान लो खराब हो रही है, थोड़ी सी खराब है, जस्ट सपोज, है ना, तो 4 एप्पल जो अच्छी है वो तो हमने चारों में डिवाइड कर दी, बाकी जो खराब वाली है, थोड़ी सी खराब है, उनको क्या किया हमने, थोड़ी से खराब वाले को हटा के, और जो बची हुई थी उनको 5 में, चारों में डिवाइड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि जो भी वेस्टेज हुआ है उनको अपन क्या करेंगे, हमारी अच्छी वाली यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हमारी रेट पर यूनिट क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अपन एक एप्पल खाते, एक की जगह हमने एक एप्पल और एक उसकी और पीस खा लिया, है ना, तो आपकी रेट क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं पे ही कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझसे मैसेज पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे चैनल को कपिल कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनको भी रिक्वायरमेंट है, एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू।